हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे, वह मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नॉलेज बीम द लर्निंग ऐप, मैंने उसे प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, यहाँ से जाकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर में नॉलेज बीम सर्च कर भी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह एप्लीकेशन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके स्टडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो कक्षा 9 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उस मोबाइल एप्लीकेशन पर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है। तो आप बस लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं और प्ले स्टोर पर आप जाकर उसे डाउनलोड कर लें। नॉलेज बीम द लर्निंग ऐप एप्लीकेशन का नाम है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पर कम से कम 5 स्टार तो बनता है और अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा, क्योंकि सब जो मैंने आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया है सारा फ्री ऑफ कास्ट है। इतना तो आप लोग उस एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए कर ही सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन। तो यदि आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर आप कर भी लेते हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाक्य में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है वह वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस होता है। यह फाइनाइट वर्ब क्या होता है आगे मैं आपको डिफाइन कर दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई वेंट टू दिल्ली टू सी माई ब्रदर। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, टू सी देखने के लिए, माई ब्रदर मतलब अपने भाई को। तो यह हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। अब यह सिंपल सेंटेंस इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आया है। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आता है। तो देख सकते हैं आई वेंट, यहाँ पर वेंट जो है यह हमारा फाइनाइट वर्ब है और टू सी जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है किस रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में। तो एक चीज आपको कंफर्म हो गया होगा कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होता है और उसके अलावा जो वर्ब आएगा आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है। ठीक है, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैं आगे आपको बता दे रहा हूं। इसी तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क आई वेंट टू वाराणसी, यानी कार्य को पूरा करके आई वेंट टू वाराणसी, मैं वाराणसी गया। तो यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड जो है यह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, किस रूप में है, पार्टिसिपल के रूप में है। और यहाँ पर जो हमारा वेंट है यह हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब एक ही आया है इस वाक्य में, इस वजह से यह हमारा कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो यह भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यह एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस पर आश्रित होता है। अर्थात अगर आप वाक्य का सब्जेक्ट चेंज करेंगे या टेंस चेंज करेंगे तो आपका जो फाइनाइट वर्ब है संभवतः वह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो यह एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस पर आश्रित नहीं होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वह एक ऐसा वर्ब होता है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट व टेंस पर आश्रित नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका वाक्य का सब्जेक्ट अगर चेंज होगा या टेंस चेंज होगा तो भी आपका जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वह परिवर्तित नहीं होगा, जबकि जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वह क्या होगा, चेंज हो जाता है। इन दोनों को अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ। तो एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको 3 रूपों में देखने को मिलेगा। पहला पार्टिसिपल के रूप में, दूसरा इन्फिनिटिव के रूप में और तीसरा जिरंट के रूप में। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है, एक पार्टिसिपल, दूसरा आपका इन्फिनिटिव और तीसरा आपका जिरंट। तो 3 रूपों में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है,
चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो इस वाक्य में पहले देख लीजिए, आपका जो लाइक्स है यह फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले जो है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। किस रूप में है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इन्फिनिटिव के रूप में है। इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है तो आपका साधारणतः इन्फिनिटिव बनता है। यह इन सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंट क्या होता है। आप मेरे चैनल को विजिट करके इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो वॉच कर लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में जो लाइक्स है यह हमारा फाइनाइट वर्ब है और जो टू प्ले है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए हम अब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है चेंज करते हैं। देखते हैं सब्जेक्ट चेंज करने पर फाइनाइट वर्ब चेंज होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। तो चलिए ही की जगह हम लोगों ने यू लिखा। यू के बाद देखेंगे तो लाइक्स जो था वह लाइक हो गया और टू प्ले जैसा है वैसा ही है। तो इसका मतलब है वाक्य का सब्जेक्ट चेंज करने पर जो लाइक है अपने रूप को, यानी जो लाइक्स था वह लाइक हो गया। इसका मतलब यह फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले जो है अपने रूप को परिवर्तित नहीं किया सब्जेक्ट चेंज करने पर भी, तो इसका मतलब यह आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए आप टेंस चेंज करते हैं। तो ही लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पर देखेंगे हमने टेंस जैसे ही चेंज किया, प्रेजेंट इंडिफिनिट था, जैसे हमने पास्ट इंडिफिनिट किया, या लाइक से जो था वह लाइक्ड में चेंज हो गया। टू प्ले जैसा था वैसा ही है, तो इसका मतलब टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और लाइक्ड जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस या फिर सब्जेक्ट बदलने पर ये अपने रूप को क्या कर दे रहा है, परिवर्तित कर ले रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और इसी के अंतर्गत मैंने आपको संक्षिप्त में यह भी बता दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। यह एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। अब यह कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है या प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस टॉपिक पर वीडियो गेट कर सकते हैं, उससे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने अर्थ की पूर्णता एवं स्पष्टता के लिए अपने आप में ही पूर्ण होता है, अर्थात पूर्ण अर्थ रखता है। जबकि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, लेकिन यह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज देखने को मिल जाएगा। आपको बनाना क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाना होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप इन 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं उन्हें अगर आप अच्छी तरह से माइंड कर लेंगे तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें पहला है क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात जोड़ बताने वाले संयोजक। इसमें आपका एंड आता है, बोथ डॉट एंड आता है और इसके बाद इसमें एज वेल एज आता है, साथ ही साथ नॉट ओनली बट आल्सो आता है। इसके अलावा भी और आते हैं लेकिन यह इंपॉर्टेंट कंजक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह है अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें आपका आर आता है अथवा अदरवाइज आता है अथवा या अन्यथा, या फिर आइदर डॉट आर या फिर नाइदर डॉट नॉर, यह आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वह है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अर्थात विरोध का भाव बताने वाले संयोजक। इसमें आपका एट आता है, फिर भी बट आता है, लेकिन स्टिल आता है फिर भी, और यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आते हैं, ठीक है, वाइल भी आता है। और चौथा जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वह है एलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें आता है आपका सो, देयरफॉर, इसलिए, फॉर, क्योंकि। तो यह हो गए आपके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया इन कंजक्शन के अंतर्गत जो भी कंजक्शन आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको इन्हीं कंजक्शंस की आवश्यकता होगी। तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे वॉच कर लेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है कंपाउंड सेंटेंस को लेकर वह आपका सारा जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यह तो बात हो गई कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग सिंपल सेंटेंस को कैसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए बात करते हैं अब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलें।
यदि आप सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना चाहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको माइंड रखना है वह मैं आपको चलिए बता देता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज को छोड़कर शेष भाग को अर्थात पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरंड, फ्रेज, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, ईटीसी को बदलकर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाले भाग से जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपको सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट व फाइनाइट वर्ब वाला भाग देखने को मिलेगा अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज देखने को मिलेगा, उसे आपको चेंज नहीं करना है, बल्कि उस सिंपल सेंटेंस में आए हुए पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरंड, फ्रेज या नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट यह सब अगर आए हैं तो इन्हें आपको क्या करना है, चेंज करना है। इसे अच्छी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, सिंपल सेंटेंस का है, ड्राइविंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार को खींचते हुए, ही रश्ड एट द एनिमी, वह शत्रु पर कूद पड़ा। तो देख सकते हैं यह ही रश्ड एट द एनिमी, इसमें यह हमारा सब्जेक्ट हो गया और यह फाइनाइट वर्ब हो गया अर्थात यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, इसे हमें चेंज नहीं करना है, बल्कि यहां पर देखेंगे ड्राइविंग ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल है। तो इस वाले पोर्शन को हमको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन लगेगा, तो मैं अभी आपको नियम बताऊंगा आगे, फिर उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो देखेंगे ड्राइविंग हिज स्वॉर्ड, इस पोर्शन को हमको चेंज करना है और एक ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना है जिससे कि आसानी से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। तो यहां पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार को खींचा, एंड रश्ड एट द एनिमी, और शत्रु पर क्या किया, कूद पड़ा। तो यह हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। देख सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। तो ही ड्रू हिज स्वॉर्ड यह हमारा जो है यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया इस कंपाउंड सेंटेंस में, और ही रश्ड एंड ही रश्ड एट द एनिमी यह हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो यह चीज माइंड रखिएगा कि आपका जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप याद रखिएगा, उसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा आपको कौन सा कंजक्शन यूज करना है और आसानी से आप समझ भी जाएंगे। इसके बाद दूसरा मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के बावजूद ही कुड नॉट पास, वो पास न हो सका। तो पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें विरोध का जो है भाव है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके आसानी से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, एट, फिर भी ही कुड नॉट पास, वह पास न हो सका। तो ही वर्कड हार्ड यह हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एट ही कुड नॉट पास, फिर भी वह पास न हो सका, यह हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से बन गया हमारा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। और यह कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कंजक्शन एट आएगा या फिर कुछ और आएगा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको अभी नियम लिखवा दूंगा, उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब चलिए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ प्रमुख नियम क्या क्या है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रूल नंबर फर्स्ट लिखा है। तो रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने क्या लिखा है, चलिए उसको देखते हैं। यदि सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हुआ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम प्रायः कंजक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है, यदि उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग दिखाई दे रहा है या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको कंजक्शन एंड का प्रयोग करना होता है। तो चलिए इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, रिसीविंग एलिस लेटर, एलिस के पत्र को प्राप्त करते हुए द राइटर बिकेम ग्लैड, लेखक प्रसन्न हो गया। यहाँ पर देखेंगे रिसीविंग जो है हमारा पार्टिसिपल है, तो हमको पता चल गया कि हमारे सिंपल सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग है, तो हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शन एंड का प्रयोग करना होगा। तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय यह याद रखेंगे कि हमको सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाले भाग को चेंज नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, तो उसमें मैंने बताया कि जो आपका सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाला भाग होता है उसे हम चेंज नहीं करते हैं, बल्कि जिसमें पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरंड, फ्रेज, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट इनका प्रयोग होता है, इनको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपल वाला जो भाग है इसको हमको चेंज करना होगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, अर्थात लेखक ने एलिस के पत्र को प्राप्त किया, एंड और कंजक्शन एंड प्रयोग करेंगे, एंड ही बिकेम ग्लैड, और वह प्रसन्न हो गया। तो देख सकते हैं जो हमारा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब वाला भाग था वह चेंज नहीं हुआ, जहां पर राइटर था वहीं पर ही हो गया, जो कि राइटर को ही बता रहा है
जैसा कि हमको पता है कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर नाउन पहले प्रयोग हो चुका है, इस वजह से यहाँ प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। अगर केवल प्रोनाउन आता तो वहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट ही है या नहीं आता, बल्कि वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता। ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड रखिएगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, यानी कि लेखक ने एलिस के पत्र को प्राप्त किया, एंड ही बिकेम ग्लैड, और वह प्रसन्न हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द सन हैविंग राइजेन द फॉग डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पर देखेंगे द सन हैविंग राइजेन, यह हमारा क्या है, इसमें हमारा जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हुआ है, तो इस पोर्शन को हमें क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि हमारा यह सब्जेक्ट हो गया और यह फाइनाइट वर्ब हो गया। तो इन दोनों को हमको चेंज नहीं करना है, बल्कि हमको इस भाग में चेंज करना है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप नहीं जान पाते कि पार्टिसिपल क्या होता है या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ सिंथेसिस टॉपिक पर, इन टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसे वॉच कर लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यह जो है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो इसी पोर्शन को हमको चेंज करना है। तो हम इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, द सन रोज, सूर्य उगा, और उसके बाद कंजक्शन एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, और कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया, यानी द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड। देख सकते हैं इस पोर्शन में हमने किसी तरह का चेंज नहीं किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कार्य को पूरा करके आई वेंट टू वाराणसी, मैं वाराणसी गया। तो यहाँ पर जो हैविंग कंप्लीटेड है, यह हमारा पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के अंतर्गत यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो हमको पार्टिसिपल वाले भाग को चेंज करना है, यह चीज़ क्लियर है। आई वेंट टू वाराणसी, यह हमारा हो गया सब्जेक्ट, और यह हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब, इस भाग को हमको चेंज नहीं करना है। तो हमारा इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, हमको यह पार्टिसिपल वाला जो भाग है वह चेंज करना होगा। तो इस तरह से हो जाएगा, आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य को पूरा किया, एंड और वेंट टू वाराणसी। देख सकते हैं मैंने आपको बताया था इस वाले वाक्य में कि अगर आपका नाउन आएगा तो आपको एंड के बाद प्रोनाउन लिखना होगा, लेकिन अगर आपका नाउन नहीं आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो एंड के बाद आपको प्रोनाउन नहीं लिखना है, बल्कि वर्ब से ही स्टार्ट करना है। तो आई वेंट टू वाराणसी, यह हमारा सब्जेक्ट या फाइनाइट वर्ब, इसको जो का त्यों हमको रखना है, लेकिन प्रोनाउन आया है, इस वजह से प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ हो गया है, इस वजह से हमको यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना होगा। तो आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने कार्य को पूरा किया, एंड वेंट टू वाराणसी, और वाराणसी गया। यह जो आई है इसके लिए आपका कार्य करेगा। तो आई कंप्लीटेड द वर्क, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास, और आई वेंट टू वाराणसी, यह हो गया हमारा क्या, कोऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के मिलने से बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से द सन रोज, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास, एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, यह हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के बनने से बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से इसमें भी द राइटर रिसीव्ड एलिस लेटर, यह हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास, एंड ही बिकेम ग्लैड, और वह प्रसन्न हो गया, और यह हो गया हमारा क्या, कोऑर्डिनेट क्लास। दोनों क्लासों के मिलने से बन गया हमारा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स यह हो गया रूल नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर जो है सेकेंड। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस बिसाइड्स या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम प्राय नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य है कि जो आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है, उस सिंपल सेंटेंस का अगर स्टार्टिंग यानी शुरुआत इन एडिशन टू या फिर बिसाइड्स से है, जिसका हिंदी अर्थ होता है के अतिरिक्त, अगर इनमें से किसी से भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, बिसाइड्स बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होने के अतिरिक्त, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है, बिसाइड्स से। यहीं पर इन एडिशन टू भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जैसे ही बिसाइड से स्टार्टिंग आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस का हो रहा है, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर, वह न केवल एक अच्छा अध्यापक है, बट आल्सो अ गुड मैन, बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डॉट है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। जैसा आपको वाक्य मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखना होता है, थोड़ा सा आपको माइंड अपना यूज करना होता है। मैं केवल इन नियम की सहायता से आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सा कंजक्शन यूज होगा, बाकी सारा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरह सेंटेंस मैनेज किया जाए। तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बन गया, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट आल्सो अ गुड मैन, वह न केवल एक अच्छा अध्यापक है बल्कि एक अच्छा व्यक्ति भी है।
इसी तरह की एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस ही केप्ट इट। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस अर्थात एक वादा करने के अतिरिक्त ही केप्ट इट, उसने इसे पूरा किया, यानी वादा करने के अतिरिक्त उसने इसे पूरा भी किया, यानी वादे को पूरा किया। तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस, वह न केवल एक वादा किया बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि उसने इसे क्या किया, पूरा भी किया। तो स्टूडेंट्स यहीं आपको माइंड रखना है कि अगर जो आपका सिंपल सेंटेंस है बिसाइड से या इन एडिशन टू से प्रारंभ हो रहा है तो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना होगा। इसके बाद जो अगला नियम है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग से प्रारंभ हो तो कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इन स्पाइट ऑफ या नॉट विथ स्टैंडिंग अर्थात के बावजूद, दोनों एक ही हैं, से प्रारंभ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम कंजक्शन एट या बट का प्रयोग करते हैं। स्टिल का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का स्टूडेंट्स मतलब यह है कि जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग इन स्पाइट ऑफ या फिर नॉट विथ स्टैंडिंग, जिसका हिंदी अर्थ होता है के बावजूद, से प्रारंभ हो तो आप कंपाउंड सेंटेंस जब बनाने जाएंगे तो आपको एट, बट या स्टिल इसमें से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करना होता है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है सिंपल सेंटेंस का, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, ही कुड नॉट पास, वह पास न हो सका। जहाँ पर इन स्पाइट ऑफ है वहीं पर नॉट विथ स्टैंडिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ही कुड नॉट पास, यह हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया, और यह हमारा जो दूसरा पोर्शन है इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बल्कि हमको इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड इस पोर्शन में हमको क्या करना है, चेंजेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि इन स्पाइट ऑफ आ चुका है सिंपल सेंटेंस में, तो हमको एट या तो बट कंजक्शन का प्रयोग करना होगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम लोग कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, बट कुड नॉट पास, लेकिन पास न हो सका। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन आया है, इस वजह से यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन नहीं लिखा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट पास, यानी वह कठिन परिश्रम किया लेकिन पास न हो सका। इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी के बावजूद, ही वर्कड डे एंड नाइट, वह दिन रात परिश्रम किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ही वर्क डे एंड नाइट, वह दिन रात परिश्रम किया सब्जेक्ट है, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। तो इस पोर्शन को हमको चेंज नहीं करना है, बल्कि यह जो इन स्पाइट ऑफ वाला हमारा यह भाग है इसी को हमको चेंज करना है। तो हमारा इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ही वाज इल, वह बीमार था। यह वाज कहाँ से आ गया, जैसा कि पास्ट टेंस में, इस वजह से ही वाज इल, वह बीमार था, स्टिल फिर भी, ही वर्क डे एंड नाइट, फिर भी वह दिन रात क्या किया, परिश्रम किया। तो स्टूडेंट्स आसानी से आप भी इसी तरह से जान सकते हैं कि किस तरह से आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, कौन सा कंजक्शन प्रयोग करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसके बाद जो अगला रूल है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में ओविंग टू अर्थात के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ इसका भी अर्थ होता है के कारण, बिकॉज ऑफ इसका भी अर्थ होता है के कारण, ड्यू टू इसका भी अर्थ होता है के कारण, बाय जिरंड अर्थात बाय के साथ जिरंड का प्रयोग हो, या फिर बाय मीन्स ऑफ जिसका हिंदी अर्थ होता है के द्वारा आया हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम प्रायः कंजक्शन देयरफॉर, सो या तो फोर का प्रयोग करते हैं। देयरफॉर मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए, फोर मतलब क्योंकि। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स, जो आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है उनमें आपको इसमें से कोई भी कंजक्शन देखने को मिल जाए तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको सो, देयरफॉर या तो फोर का प्रयोग करना होता है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस अर्थात बीमारी के कारण, ही इज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है। तो ही इज एब्सेंट इस वाले पोर्शन को अर्थात भाग को हमको किसी तरह का चेंज नहीं करना है, बल्कि ऑन अकाउंट ऑफ वाले या ये जो भाग है इसी को हमको चेंज करना है। तो हमको पता है कि ऑन अकाउंट ऑफ आ चुका है, तो हमारा कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, चाहे तो देयरफॉर, चाहे तो सो, चाहे तो आप फोर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ही इज इल, वह बीमार है, सो इसलिए, ही इज एब्सेंट, वह क्या है, अनुपस्थित है। देख सकते हैं इस भाग को किसी तरह का हमने चेंज नहीं किया।
या फिर आप फोर से बना सकते हैं। फोर से बनाएंगे तो आपको यह जो वाक्य है आगे पीछे लिखना होगा, अर्थात इन्हें आपको चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे जो ही इज अब्सेंट है वह बाद में था इसमें, लेकिन जैसे हम फोर का प्रयोग करेंगे उसे पहले लिखना होगा। तो हमारा इस तरह से बन सकता है ही इज अब्सेंट, वह अनुपस्थित है फोर, क्योंकि ही जिल वह क्या है बीमार है। तो इनमें से किसी भी एक तरह से आप प्रयोग करके बना सकते हैं। आप चाहो तो सो की जगह देयर फोर भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ओविंग टू अनलकी, यानी दुर्भाग्यशाली होने के कारण सी मेट विद एन एक्सीडेंट, उसके साथ एक दुर्घटना हुई। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस हम लोग इस तरह से बनाएंगे, सी वाज अनलकी, वह अनलकी थी यानी कि दुर्भाग्यशाली थी, देयरफॉर इसलिए सी मेट विद एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना से मिली अर्थात उसके साथ एक दुर्घटना होगा। आप चाहो तो फोर का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि इस वाक्य में मैंने किया है, बस आपको आगे पीछे करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यह भी रूल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला रूल है उसको भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस का वाक्य इंपरेटिव हो और उसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम कंजक्शन आर, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स, जो आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है वह सिंपल सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो, साथ ही में उसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हो अर्थात वर्ब के साथ टू का प्रयोग हो। तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। चलिए इसे अच्छी तरह हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग। तो यह हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग है, देख सकते हैं वर्ब के साथ टू का प्रयोग है। तो यह हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, यानी गिरने से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कंजक्शन लिखे गए हैं जो कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, या अदरवाइज मतलब अन्यथा होता है, आर मतलब अथवा होता है। तो इसमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे, वॉक केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फॉल तुम गिर जाओगे। थोड़ा सा भाव के अनुसार आपको सेंटेंस बनाना होता है, केवल आपको कंजक्शन का पता चल जाता है कि यही कंजक्शन प्रयोग होगा और उसी को आपको कंपाउंड सेंटेंस में मैनेज करना होता है। वॉक केयरफुली सावधानी पूर्वक चलो, यहाँ पर आप आर भी लिख सकते हो, आर अथवा यू विल फॉल तुम गिर जाओगे, अदरवाइज की जगह आप आर भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा है, वन ऑफ द टू बॉयज इज रॉन्ग, दोनों लड़कों में से कोई एक गलत है। तो दोनों लड़कों में से कोई एक गलत है, ऑप्शन का भाव है, तो हम आइदर आर का प्रयोग करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमारा इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, आइदर दिस अथवा यह, आर दैट बॉय, या तो आइदर दिस अथवा आइदर दिस या तो यह, आर दैट अथवा वह, बॉय मतलब लड़का, इज रॉन्ग गलत है। आइदर दिस और दैट बॉय इज रॉन्ग, या तो यह अथवा वह लड़का क्या है, गलत है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या करना आइदर दिस और दैट बॉय इज रॉन्ग, या तो यह अथवा वह लड़का गलत है। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का क्या है, प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। इसके बाद जो अगला नियम है चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जीरंड या इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम और अथवा अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट्स से, जो आपको सिंपल सेंटेंस देखने को मिल रहा है उसमें मेन वर्ब के साथ आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग है या फिर मेन वर्ब के साथ जीरंड का प्रयोग है। तो जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको आर अथवा अदरवाइज का प्रयोग करना होता है कंजक्शन के रूप में। चलिए इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। यहाँ पर देख सकते हैं वर्क हार्ड हमारा मेन वर्ब और टू विन यह हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो मेन वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आया हुआ है तो हमको आर अथवा अदरवाइज का प्रयोग करना होगा कंजक्शन के रूप में कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमारा इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर अथवा यू कैन नॉट विन द प्राइज, अथवा तुम प्राइज या पुरस्कार नहीं जीत सकते हो। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर अथवा यू विल नॉट विन द प्राइज, तुम प्राइज को नहीं जीतोगे। अर्थात आप कैन नॉट की जगह विल नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद अगला मैंने जो सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लिखा हुआ है, यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी, विदाउट गोइंग फास्ट, बगैर तेज चले या बगैर तेज जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर लेट के साथ हमारा जो गोइंग है वह जिरंड है, तो इसका मतलब यह होगा कि हमको और अथवा अदरवाइज का प्रयोग करना होगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो हमारा इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, गो फास्ट, तेजी से जाओ, अदरवाइज अथवा या अन्यथा यू विल बी लेट, तुम्हें देरी हो जाएगी। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि ऑप्शन का भाव है, तो हमको अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होगा और उसमें कौन सा और अथवा अदरवाइज का हमको प्रयोग करना होगा। तो स्टूडेंट्स यह हो गया रूल नंबर 6। इसके बाद जो रूल नंबर 7 है यही लास्ट रूल है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, यदि सिंपल सेंटेंस में फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम प्रायः कंजक्शन सो का प्रयोग करते हैं तथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रायः एडजेक्टिव बना देते हैं। स्टूडेंट्स कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है उसमें फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आप कंजक्शन सो का प्रयोग कर सकते हैं और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसे प्रायः आप एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह दूसरे नाउन के रूप में चेंज हो जाता है, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसे मैं अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा है, ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज वेल्थ, ही वॉज ऑनर्ड, उसे सम्मान दिया गया, फॉर हिज वेल्थ, उसके धन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर हमारा यहाँ पर है और यह वेल्थ जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी फोर के साथ हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया हुआ है, तो हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंजक्शन सो का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, ही वॉज वेल्दी, वह धनी था। या देखिए हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन था वह किस में बन गया, एडजेक्टिव में चेंज हो गया। ही वॉज वेल्दी, वह धनी था, सो ही वॉज ऑनर्ड, वह धनी था इसलिए उसे सम्मान दिया गया या सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली, फॉर थीफ्ट, चोरी के लिए। तो यह भी हमारा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ देख सकते हैं फोर के साथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है, तो इसका मतलब है कि हमको कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन सो का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज अ थीफ, वह एक चोर था, सो इसलिए ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली। यहाँ पर जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन था इस बार देखिए दूसरे नाउन के रूप में चेंज हो गया, कॉमन नाउन के रूप में यह क्या हो गया, चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स यह हो गया कि किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। मैंने कुछ रूल्स आपको बताया, आई होप इतने रूल्स से आप आसानी से जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जाते जाते यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो आंसर है कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। वह क्वेश्चन है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू प्लीज योर पेरेंट्स, यानी तुम्हें अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर जो हमारा चैनल का नाम है नॉलेज बीम सर्च कीजिए, वहीं एप्लीकेशन का भी नाम है नॉलेज बीम, जाकर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर पे 5 स्टार दीजिएगा और अच्छे कमेंट्स भी लिखिएगा। अभी वो एप्लीकेशन पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है, मैं बहुत सारे जो चैप्टर है वो बचे हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। इस वजह से आप लोग उसे इंस्टॉल मत कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वह एप्लीकेशन है। वह कक्षा 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ आप अपने जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो 9th और 10th में पढ़ते हैं उनको भी रिकमेंड कीजिएगा कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसे थोड़ा स्टडी करें। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।